भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है, तो उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल तीनों एक ही शब्द है। ओके। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। 13 दिसंबर 13/12/1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, प्रस्तुत किया था। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक बना। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को आत्मा। ठीक है, तो देखो इसमें जो ये वर्ड आ रहा है ना, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था ना। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। आएगा अभी, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, जैसे उद्देश्य जो वर्ड है कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये ऐसा प्रस्ताव था जिसमें भावी जो संविधान होने वाला था उसके उद्देश्य वर्णित थे कि कैसा संविधान होगा और संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, ये सभी। तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, तो उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया और प्रस्ताव मतलब रिजोल्यूशन हो गया, प्रस्तुत किया गया। तो सवाल आता है किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू। कब, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसी ने एक तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान की पूरी एक जो रूपरेखा थी उसको डिसाइड किया था उद्देश्य प्रस्ताव ने। ठीक है, फिर इस उद्देश्य प्रस्तावना को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया रखा गया, जो अपना प्रस्तावना थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव की एक बहुत इंपॉर्टेंट झलक अपने को मिलती है प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, जो अपना टॉपिक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसी को संविधान की आत्मा कहा गया। तो ये चीज तो एक बेसिक थी उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। अब अपन उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये था क्या। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया गया था। वह संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। ठीक है, तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर और 22 जनवरी। यह उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था का क्या बना, मार्गदर्शक बना। संविधान निर्माण में इसी उद्देश्य प्रस्ताव का ध्यान रखा गया। इस प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था, मतलब देखो उद्देश्य प्रस्ताव अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एक बैकग्राउंड है, एक तरह से अपन को ये समझना है। ठीक है, अभी प्रस्तावना वगैरह सब बाद में आएंगे, सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव से ही बात चालू होती है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या 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 इसमें कहा गया था, देखो बिंदु संख्या 1, यह संविधान सभा, मतलब जो संविधान निर्माण कर रही थी संविधान सभा, वो यह संविधान सभा अपने इस दृढ़ संकल्प की घोषणा करती है कि वह भारत को एक स्वतंत्र स्वतंत्र प्रभुत्व गणराज्य, मतलब इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, ये वर्ड सभी अभी आगे आएंगे, कोई ऐसी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं, सब आगे एक एक वर्ड डिटेल में है, घोषित करेगी और उसके भावी शासन के लिए एक संविधान की रचना करेगी। देशी राज्य या अन्य कोई राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत में सम्मिलित होने को तैयार है, परस्पर मिलकर एक संघ का निर्माण करेगी, जैसे यूनियन बना बाद में। स्वतंत्र भारत के भागों तथा उसके शासन की संस्थाओं की शक्ति एवं सत्ता जनता में निहित होगी। आएगा जैसे प्रस्तावना शुरू ही होती है, प्रियम्बल शुरू ही होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ओके, फिर भारत के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, आर्थिक समानता एवं अवसर की समानता तथा विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाएगी। धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, व्यवसाय एवं कार्य का अधिकार दिया जाएगा, जैसे अपने मौलिक अधिकारों में ही पार्ट 3 में। फिर देखेंगे पिछड़े हुए वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, है मौलिक अधिकारों के तहत। ठीक है, बिंदु संख्या 6, देश की अखंडता, जल, थल एवं आकाश की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी, ये वर्णन है। 7वां, यह देश मतलब भारत विश्व शांति एवं मानव जाति कल्याण के लिए अपना सहर्ष सहयोग देगा, नीति निर्देश तत्वों में लिखा हुआ है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि वह देश जो करोड़ों की जनता को जो हमारी ओर देख रही है तथा समूचे विश्व को यह बता दे कि हमें हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें किधर जाना है ना। हम क्या करें, हम ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है और हमें किधर जाना है। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन,
एक ब्रॉड रूपरेखा थी जिसके आधार पर अपने संविधान का निर्माण किया गया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में। ठीक है, तो उद्देशिका प्रस्तावना क्या होती है? जैसे अपन कोई बुक खोलते हैं, चैप्टर उसमें पढ़ते हैं, तो चैप्टर पढ़ने से पहले बुक के अंदर एक बिल्कुल शुरू के अंदर पेज होता है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो उसके अंदर कहा हुआ था कि ये बुक किस किस के बारे में है, कैसे कैसे लिखी गई, क्या इसकी मंशा है, किन किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। ऐसी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है कि जैसे कोई अमेरिकी नागरिक है, उसको ये जानना है कि भारत कैसा देश है, भारत का संविधान कैसा है, तो उसको सारा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रस्तावना पढ़नी। तो आपको जैसे जानना हो कि यार बेल्जियम कैसा देश है, ठीक है, वहां का संविधान कैसा है, तो आप बेल्जियम के संविधान की क्या पढ़ लो, सिर्फ प्रियम्बल पढ़ लो, प्रस्तावना पढ़ लो। तो प्रत्येक देश के संविधान का एक निर्देशक दर्शन, गाइडिंग फिलोसफी होती है, जिसका विवरण संबंधित संविधान की प्रस्तावना में होता है। 1784 में अमेरिकी संविधान, ये सबसे पहला एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था। 1784 का अमेरिकी संविधान, ठीक है, सबसे पहला 1784। 1784 में अमेरिकी संविधान, 1874 का स्विस संविधान, 1937 के आयरलैंड के संविधान, 46 के जापान के 1946, और 1949 के पश्चिमी जर्मनी के संविधान, 1954 के साम्यवादी चीन के संविधान, और 1958 के फ्रांस के संविधान तथा 73 के बांग्लादेश संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। यही स्थिति भारतीय संविधान के संदर्भ में भी है। मतलब भारतीय संविधान की शुरुआत किससे होती है? प्रस्तावना से होती है। तो ये डेट सारी इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे अलग अलग देश की। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की तो अपन को याद रहनी चाहिए। देखो 1784, 1784। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प, दोनों एक ही चीज है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया था उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। संविधान के मतलब भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 देखेंगे अपन इंदिरा गांधी के समय, 42वें संविधान संशोधन 1937 के द्वारा संशोधित यह उद्देशिका प्रस्ताव, यह उद्देशिका या प्रस्तावना निम्न है ना। मतलब प्रियम्बल को कैसे पढ़ना अपन को, ये अपने सामने प्रियम्बल है। ठीक है, तो देखो ये 4 पैराग्राफ के अंदर ये है प्रियम्बल। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे चारों पैराग्राफ में अपन को याद रखना है। इसका ऑफिशियली ये ऐसे 4 पैराग्राफ नहीं है जैसे मैंने नंबर लगाया, लेकिन ये इसकी फ्रेमिंग है। तो जब कभी भी अपन इसको टेस्ट में, जैसे आप क्लास में लिखोगे या रिवीजन करना है, तो इसको इसी पैराग्राफ वाइज में इसको याद रखना है। एल्स ये याद नहीं होता है, ये जम्बल्ड अपन को लगता है। तो कितने पैराग्राफ? 4 पैराग्राफ। अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो और हूबहू ये के इसी जो भी इनका क्रम है वर्ड्स का, वो क्रम अपन को ध्यान रखना है। क्रम आगे पीछे नहीं करना है शब्दों का, लाइनों का क्रम ऊपर नीचे नहीं करना है, पैराग्राफ का क्रम नहीं बदलना है। एक एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है और ये प्रस्तावना आपको हर जगह काम आएगी। प्री में क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उसमें लिखते हैं, निबंध में आप कहीं इसको लिखोगे। कैसा भी निबंध आप लिख सकते हो, कोई सा भी टॉपिक हो, भारत की धरती पे कोई भी टॉपिक अगर बनना है निबंध का, तो उसका संबंध प्रस्तावना से होता है। बस बेशर्ते आपको जोड़ना आना चाहिए, तो ये आपको बहुत मदद करेगी। इंटरव्यू में कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं ऐसे। तो प्रस्तावना क्या शब्द है? प्रस्तावना कैसे अपन को रीड करनी है? देखो क्या है, हम भारत के लोग। तो शुरू किससे होता है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस शब्द से? हम। ठीक है, और हम किसके? भारत। ये इंडिया नहीं है, ठीक है ना। मतलब हिंदी में जैसे भारत शब्द लिखा हुआ है, हिंदुस्तान ये शब्द नहीं है। इंग्लिश में तो फिर भी इंडिया डेट इज यूनियन आर्टिकल 1 में आएगा, लेकिन प्रियम्बल में क्या? हम भारत। हम हिंदुस्तान नहीं है ये, ठीक है ना, ना भारतीय है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो हमसे शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग। अब जैसे आप निबंध में कहीं आखिरी में शुरू में लिखते हो कि जिम्मेदारी किन के ऊपर है, मेरे पे नहीं, हम पर, हम भारत के लोगों पर, ऐसे। तो हम भारत के लोग भारत को एक किस तरह का राज्य है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, सॉवरेन, ये पूरा एक वर्ड है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है ना, ये 5 शब्द है, 1 2 3 4 5। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सॉवरेन, समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है यहाँ, पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर, है ना। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है सेकुलर, लेकिन हिंदी में अलग अलग है, दोनों में फर्क है, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष देखेंगे अपन। वर्ड पंथ निरपेक्ष है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। सेकुलरिज्म, लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, और गणराज्य मतलब रिपब्लिक। ठीक है, इन 5 शब्दों का यही क्रम अपन को रखना है। संपूर्ण समाज, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। स
प ल ग, ये अपन को ध्यान रखना है। स प ल और ग, और इंग्लिश में ट्रिपल एस डी आर। ठीक है, एस की पावर 3, तो सॉवरेन सेकुलर, सॉरी सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, और एस की पावर 3 और डी आर, एस डी आर, ऐसे अपन को ध्यान रख लेना है। ठीक है ना। और हिंदी में से प ल ग, अलग। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये लोकतंत्र में एक ज्यादा लग गया, लोकतंत्रात्मक। ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, नागरिकों को, समस्त नागरिकों को। ठीक है, समस्त कौन, निवासी नहीं है वर्ड, या नागरिक है, सिटीजन, समस्त नागरिकों को क्या क्या देना है, 3 चीज देंगे, अभी आएगा, जैसे न्याय, स्वतंत्रता और समानता, जस्टिस, स्वतंत्रता अपने फ्रीडम, और समानता मतलब इक्विटी। ठीक है, तो ये तीनों अपने ध्यान रखना, न्याय, स्वतंत्रता और समता, समता इक्विटी, ये इसी क्रम में है। तो न्याय कितना, कौन से 3 तरह का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, है ना। विचार अभिव्यक्ति, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, विचार और अभिव्यक्ति अलग वर्ड्स हैं दोनों। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अभी आगे आ जाएंगे डिटेल में सारी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फिर तीसरा पैराग्राफ, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, बढ़ाने के लिए क्या, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949, और इसी को अपन हिंदू कैलेंडर में चेंज करें तो मिति माघ, मिति माघ शीर्ष, है ना, ये एक ही शब्द है दोनों, इसको गैप नहीं रखना। माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी, है ना, ये एम एम एस एस याद रख लेना अपन को। मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006, ये 2006। ठीक है ना, विक्रम संवत है ये 2006। ठीक है, मतलब ये 26 नवंबर और ये 26 आ रहा है ना, 2 और 6, 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है ना, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। इंग्लिश में आ जाएगा, अंगीकृत का है अडॉप्ट, अधिनियमित का है इनेक्ट। ठीक है, और आत्मर्पित का होता है गिव टू अवर सेल्फ, गिव टू अवर सेल्फ। ठीक है, तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। अब जैसे वर्ड आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि संविधान, क्वेश्चन ये आता है कि संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949। अधिनियमित कब किया गया, 26 नवंबर 1949। आत्मर्पित कब किया गया, 26 नवंबर 1949, ऐसा। और लागू ये इस तारीख को नहीं हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950 को है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आता है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करके, तो डेट क्या हो जाएगी, 26 नवंबर 1949। और इसको हिंदू कैलेंडर में चेंज करें तो मिति मार्क्सिस, मतलब नवंबर महीना जो है ना मार्क्सिस, मिति मार्क्सिस शुक्ल शुक्ल सप्तमी, सप्तमी 7th, और विक्रम संवत 2006। ठीक है ना, मतलब कोई भी जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट हो ना, मतलब इंग्लिश कैलेंडर 1949 जैसे ये है, ग्रिगोरियन कैलेंडर की कोई भी डेट हो, उसको विक्रम संवत में चेंज करना हो तो उसमें 57 आप जोड़ दो। तो 1949 में 1949 1949 1949 में आप 57 ऐड करोगे, 57 ऐड करोगे, 57, है ना, 57 ऐड करोगे, ये तो 2006 आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे अपन देखते हैं 2020 चल रहा है, 2020 में अपन 57 ऐड करेंगे। ठीक है, 2020 में 57 आप ऐड करोगे तो 2077 आएगा। ठीक, तो ये इस समय वर्तमान में जो विक्रम संवत चल रहा है वो 2077, ऐसे अपन को ध्यान रख लेना है। ओके, 57 ऐड करते ही ग्रिगोरियन कैलेंडर की डेट विक्रम संवत में चेंज हो जाती है। तो 26 नवंबर 1949 विक्रम संवत में चेंज करें तो 2006। मार्क्सिस्ट शुक्ल नवमी, शुक्ल सप्तमी, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, MMSS, MMSSU, मार्क्सिस्ट मतलब मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2000। ठीक है, तो ये ऐसा कैसे प्रस्तावना अपन को याद होनी चाहिए, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी। ठीक, अब इसमें जो ये येलो आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना,
ये संपूर्ण, फिर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, ये सब बाद में जोड़े गए हैं, मतलब 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी का वो समय था। ठीक है, तो ये सब बाद में जोड़े गए हैं, लेकिन मेन मेन जो वर्ड्स हैं जो बाद में जोड़े गए वो जैसे समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है और एकता और अखंडता, ये भी नीचे वर्णन है इनका सारा डिटेल में। ओके, तो ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक प्रियम्बल का ये टेक्स्ट है और अपन को इसको हूबहू याद रखना है। अब क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो डेट है वो डेट कौन सी लिखी हुई है, तो डेट कौन सी है, 26/12/1949। तो जैसे आप देखोगे अपना 2008 में जो होटल ताज पे हमला हुआ था बॉम्बे में, वो 26 नवंबर को ही हुआ था। ठीक है, तो 26 नवंबर को क्या अपन विधि दिवस मनाते हैं, लॉ डे ऑफ इंडिया। ठीक है, विधि दिवस, तो ये इस 26 नवंबर को ही बनाते हैं अपन। क्यों? क्योंकि इसी दिन अपन ने अपने संविधान को क्या किया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिवन, ऐसे लागू नहीं हुआ था, लागू 26 जनवरी 1950। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये टेक्स्ट है इंग्लिश के अंदर प्रियम्बल का, इसको हूबहू अपन को याद रखना है, जो अपन इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट है अपन उनके लिए। तो क्या है ये टेक्स्ट इंग्लिश में, वी से चालू होता है, वी द पीपुल। तो जैसे आप एनडीटीवी पे देखोगे एक प्रोग्राम ही आता है, उस प्रोग्राम का नाम ही बरकादत, जो स्पॉन्सर एंकर उसमें उस प्रोग्राम का नाम ही क्या है, वी द पीपुल, हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमोनी रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एस की घात 3 और डी आर, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, किस तरह का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, काय की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये बिल्कुल ऐसा कैसा पूछा जाता है, कितनी तरह लिबर्टियों का वर्णन है प्रियम्बल में, तो कितनी तरह की लिबर्टी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 तरह की लिबर्टियों का वर्णन। कितने तरह का न्याय जस्टिस का वर्णन है, 1 2 3, सोशल, पॉलिटिकल एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमंग ऑल ऑफ देम क्या, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individuals and the unity and integrity of the nation। ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा था। ठीक है, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, वही 26 नवंबर 1949, डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ, जैसे आया था वो अपना हिंदी में जो अपन ने पढ़ा था, अडॉप्ट अंगीकृत, इनेक्ट अधिनियमित, एंड गिव टू आवर सेल्फ आत्मर्पित, दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें वो एस जो था ना, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006, वो इंग्लिश वर्जन में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो हिंदी में ही होता है विक्रम संवत वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे तो कुछ न कुछ अलग जानने को मिलेगा, सिर्फ हिंदी में पढ़ोगे तो कुछ मिस हो जाएगा, कुछ सिर्फ इंग्लिश में पढ़ोगे तो कुछ मिस हो जाएगा। तो चूंकि बाइलैंग्वेज आप देख सकते हो तो वो ज्यादा यूजफुल होगा। आप देखो आपने हिंदी में पढ़ा तो विक्रम संवत वाली डेट पता चल गई 2006, इंग्लिश में पढ़ा तो अपन को अडॉप्ट एन एक्ट गिव टू आवर सेल्फ ये पता लग गया। ऐसे तो किसी से एलर्जी मत रखो, जितना ज्यादा समझने की जानने की कोशिश करोगे उतना एनरिच होते जाओगे। ओके, फिर क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, इसको सपेरा याद रखना है, सपेरा क्या, से समाजवादी, पैसे पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। अब देखो ये मैंने ये टेबल बनाई हुई है, ठीक है, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझ गए क्या है ये टेबल, ये बताती है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसके साथ साथ दो चीजें याद रखनी है, सरकार किसकी, कांग्रेस की, किस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, और उसमें प्रधानमंत्री कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये ध्यान रखना है ना। 42वां संविधान संशोधन 1977, क्योंकि ये संविधान संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संविधान संशोधन ने आधी से ज्यादा संविधान को, भारतीय संविधान को पलट के रख दिया था। तो इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान अपने आप में बोलते हैं। तो पता होना चाहिए किसने किया, इंदिरा गांधी ने किया। प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी, सरकार किसकी, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार। कब हुआ, 1976 में हुआ, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, 42nd। तो इससे पूर्व, मतलब इस संविधान संशोधन से पूर्व उल्लिखित, मतलब मूल संविधान में जो वर्ड्स थे ना वो ये थे। ठीक है,
और इसके बाद मतलब संविधान संशोधन के बाद उस शब्द को कैसे या बोला गया या कौन सा नया शब्द जोड़ दिया गया, वो चीज ये है ना। तो ये टेबल ये अपन को बताती है। ये इससे पूर्व की स्थिति है कि ओरिजिनल, ये देख रहे हो ना, मूल संविधान के अंदर क्या वर्ड था, ये क्वेश्चन आता है। निम्न में से कौन सा शब्द मूल संविधान का या मूल प्रस्तावना का हिस्सा था, या कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था। तो ये जितने भी ये शब्द इधर लिखे हुए हैं ये मूल संविधान के हिस्सा नहीं थे। तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। जैसे समाजवादी जो वर्ड है ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, ये ऐसे अपन को ध्यान रखना है, इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। तो मूल संविधान में क्या था, क्या वर्ड थे, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। मतलब भारत की जो प्रकृति थी उसको ये 3 शब्द दर्शाते थे, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है। फिर संविधान संशोधन 42वें के बाद ये कैसे बन गया, ये 3 काय में कन्वर्ट हो गया 5 में। क्या, पहले तो ये प्रभुत्व संपन्न जो था ना, इसमें ये संपूर्ण वर्ड लग गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है ना, क्योंकि उस समय जैसे विद्रोह हो गया था तो यूं मतलब जो जयप्रकाश नारायण ने किया था, पढ़ेंगे अपन इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो संपूर्ण वर्ड लग गया प्रभुत्व सोवरेन तो पहले भी था, लेकिन अब संपूर्ण वर्ड लग गया उसमें। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी शब्द नया जुड़ा, सपेरा। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द नए जुड़े। और लोकतंत्रात्मक, गणराज्य तो पहले की तरह मौजूद रहे। ठीक है, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नए जुड़े। देखो संपूर्ण जो वर्ड है ना, उसको नहीं पूछा जाता कि ये वर्ड जुड़ा कैसे था। ठीक, क्योंकि ये कोई सार्थक शब्द नहीं है। जैसे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष की परिभाषा है, ऐसे संपूर्ण की कोई इटसेल्फ में कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन प्रभुत्व संपन्न जो पहले था उसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बाद में किया गया। ओके, तो ऐसे ध्यान रखना। और सपेरा, स, पे अपन ने पढ़ ही लिया। अब अपन देखते हैं रा से क्या। तो देखो क्या था, पहले था राष्ट्र की एकता, और फिर बाद में क्या आ गया, राष्ट्र की एकता, और उसके साथ क्या शब्द और जोड़ दिया गया, और अखंडता। तो सब तो जैसे और भी जुड़ा था, और अखंडता, लेकिन और नहीं पूछा जाता, जैसे संपूर्ण नहीं पूछा जाता ऐसे और भी नहीं पूछा जाता, मेन वर्ड पूछा जाता अखंडता। ओके, तो वैसे तो अपन जैसे देखे तो सपेरा के साथ साथ संपूर्ण और शब्द भी जुड़ा है प्रस्तावना में, लेकिन संपूर्ण और गौण शब्द है, कोई इनकी परिभाषा नहीं है कॉन्सेप्ट के रूप में। ठीक है, तो इसलिए इनको रहने दो संपूर्ण और को। और जो मेन शब्द हैं, जो मेन क्वेश्चन आते हैं, वो है 3 सपेरा जो शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो राष्ट्र की एकता तो पहले भी था, अखंडता शब्द जोड़ा गया यूं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इंपॉर्टेंट। ओके, ये चीज के अंदर है। तो समाजवादी तो सोशलिस्ट हो गया, पंथ निरपेक्ष सेकुलर हो ही गया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये एकता और अखंडता है। ये आ जाएगा, सभी अपन डिटेल में आगे वर्णन है सभी का। ओके, ये था इसमें। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रस्तावना का महत्व, कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपन को पता होना चाहिए, प्री मेन इंटरव्यू में सब में इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना का महत्व देखते हैं।